जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार अपनी शादी की जानकारी पाने के लिए हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको अपना जन्मदिन बताना है। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दे अथवा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या माता पिता की सहमति से होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे जातक जिनकी शादी नहीं तय हो रही है या शादी में अड़चने आ रही है या शादी तय होने के बाद भी टूट जा रही है या किसी प्रकार की कोई न कोई बाधा शादी में जरूर आ रही है, तो आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, शादी किस नाम से हो सकती है, शादी किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, जीवन साथी का कैरियर यानी कि सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली में हिंदी में लिखकर बताकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको शीघ्र शादी के सरल उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। आपको यह बता दें कि यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। जैसा कि आप सबको पता है कि कुंडली में नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में भी ऐसी परिस्थितियों में शादी न करने की सलाह दी जाती है। तो आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करवा सकते हैं। इससे विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप दोनों के बीच संबंध मधुर रहेंगे या कटु रहेंगे। तो आप अपने नजदीक के पंडित से भी सलाह ले सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, अनबन आ रही है, एक दूसरे की बात पसंद नहीं आ रही और लंबे समय से आप एक दूसरे से अलगाव करके रखे हुए हैं, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें अथवा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस वजह से आपकी शादी में यह प्रकार की परेशानी आ रही है। वहीं अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और माता पिता की सहमति नहीं मिल पा रही है, आपके प्रेमी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सरल उपाय प्राप्त कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपके लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी नवंबर 15 तारीख को होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ
शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकाले च चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है, इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। यह जान लेते हैं कि शादी के योग कब बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर और जन्मदिन के अनुसार से शादी की गणना की जाती है। हालांकि सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको कुंडली से प्राप्त होती है। कुंडली में ग्रह दशा से यह ज्ञात हो जाता है कि आपकी शादी कब होगी और अगर देर हो रही है तो क्यों देर हो रही है। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ज्योतिषों की माने तो 8 ग्रह हैं, 4 शुभ ग्रह और 4 अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि और चंद्र को कहा गया है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। तो शुभ ग्रह के रहने से शादी शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रह रहने पर शादी देर से होती है। शुभ ग्रह अगर बुध उपस्थित है कुंडली के सप्तम भाव में तो शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। वहीं अगर गुरु उपस्थित है तो 20 से लेकर 24 वर्ष तक शादी हो जाती है। वहीं अगर चंद्र उपस्थित है तो 20 से लेकर 25 वर्ष तक शादी हो जाती है। शुक्र उपस्थित है तो 20 से लेकर 26 वर्ष तक शादी हो जाती है। वहीं अगर सूर्य उपस्थित है तो 20 से लेकर 27 वर्ष तक शादी हो जाती है। हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि इसमें अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या अशुभ ग्रह के साथ युति न बना लिया हो, अशुभ ग्रह उपस्थित ना हो, तो फिर शादी हो जाती है। कई अवसर पर ऐसा भी देखा गया कि 2 शुभ ग्रह रहने पर भी शादी नहीं होती है। तो ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र और गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। इस वजह से बुध शुक्र की युति या गुरु शुक्र की युति बन जाए तो विवाह में बहुत देर होती है। आसान शब्दों में कहे तो आधी उम्र के बाद ही शादी होती है। तो आप अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात करें अशुभ ग्रह की तो राहु के रहने पर 27 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। मंगल के रहने पर अगर आंशिक है तो 28 वर्ष के बाद और प्रबल है तो 37 वर्ष तक अधिकतम आयु होती है शादी के।
वहीं अगर शनि और केतु है तो 30 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। शनि के रहने पर घर परिवार जान पहचान मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में बाधा आती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते भी शादी में बाधा आती है। कई अवसर पर काल सर्प दोष लगने की वजह से शादी में देर होती है। तो काल सर्प दोष को दूर करने के लिए त्र्यंबकेश्वर यानी कि नासिक में जाकर शिव जी की पूजा करानी चाहिए। महाकालेश्वर उज्जैन भी जाकर आप पूजा करा सकते हैं, तथा आप स्थानीय जो शिव मंदिर है वहां पर भी जाकर आप शिव मंत्र का जाप कराकर उनकी पूजा कराकर आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे जातकों की शादी में देर होती है। वहीं गुरु अगर द्वादश भाव में उपस्थित है तो आध्यात्मिकता के चलते जातक के मन में पूजा पाठ को लेकर भक्ति को लेकर ज्यादा प्रगाढ़ता होती है, इस वजह से शादी में देर होती है। तो इस परिस्थिति में भी आपको गृहस्थ आश्रम हेतु निर्वाह हेतु पूजा पाठ करनी चाहिए, इससे आपके शादी के योग बनने लगेंगे। तो कभी भी मांगलिक कार्यों की जानकारी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, खासकर शनि और केतु के रहने पर, इससे आपके विवाह में देर हो सकती है। कई जातकों की शादी में अड़चने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं शनि और केतु उसका मुख्य बाधक है। तो इस वजह से ऐसे जातक अपनी शादी की जानकारी माता पिता और जातक के अलावा किसी अन्य को बिल्कुल ही ना दे। एक बार शादी तय हो जाए उसके बाद आप ढोल पीट सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं। उससे पहले आप बेहद सतर्क रहें, क्योंकि आमने सामने जो भी व्यक्ति है उससे आपकी शादी में बाधा आ सकती है। तो आपने करना क्या है, बुद्ध के लिए बुद्ध मजबूत करने के लिए आप बुद्ध मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। शुक्र को शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। शनि और केतु के दोषों को दूर करने के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। मंगल के दोष को दूर करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि मांगलिक जातक को मांगलिक जातक से ही शादी करनी चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं। तो पहली राशि धनु है। तो धनु राशि के जातकों का नाम एफ से शुरू होता है। इनकी शादी के जो 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी STI नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि शादी अगर मेष राशि से हो तो ज्यादा बेहतर है। तो धनु राशि के जातकों की शादी 15 नवंबर के दिन के योग प्रबल हैं। अगला नाम जो है वो N से शुरू होता है, यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का नाम N और Y से होता है। इनकी शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी STI नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि MS इन नाम के जातकों से अगर आपकी शादी हो, यानी कि सिंह राशि और कुंभ राशि के जातकों से अगर आपकी विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होता है। अगली राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों का नाम R से शुरू होता है। इनकी शादी के योग महज 20वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम आयु 28 वर्ष तक है। तो अगर आप R नाम के जातक हैं और आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के मध्य है तो 15 नवंबर के दिन आपके विवाह के प्रबल योग हैं। चूंकि शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चुका है, इस वजह से आपकी शादी के योग संभव बन रहे हैं। वहीं सितंबर महीने में सगाई के भी योग बन रहे हैं। शादी GMT नाम से होने की संभावना अधिक है। अगला अंतिम राशि है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों का नाम S और G से शुरू होता है, यानी कि गौ और सौ से। इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं और राशि स्वामी जो है शनिदेव हैं। इनकी शादी के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं। कई जातकों की शादी में देर होती है कुंभ राशि के, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं भक्ति अधिक करते हैं, आध्यात्मिकता के चलते उनकी शादी में देर होती। कई अवसर पर ऐसा देखा गया है कि कुंभ राशि के जातक सन्यासी भी बन जाते हैं कुछ समय के लिए। तो आप गृहस्थ आश्रम के हेतु अगर पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। शादी PRA नाम से होने की संभावना बहुत अधिक है, यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य में अगर शादी आपकी तय होती है तो आपकी शादी PRA नाम से होने की संभावना अधिक है। मिथुन राशि और सिंह राशि के जातकों से आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम है। तो दोस्तों, आपको मैंने 4 राशियों के बारे में बताया जिनकी शादी के योग 15 नवंबर के दिन प्रबल हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और श्री राधे लिखना बिल्कुल ही ना भूलना। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।